गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बड़े भाई सब पढ़ा रही थी। लेखक है प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव नवाब राय मुंशी प्रेमचंद। जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस में। पिता अजीब राय, माता नंदी देवी, पत्नी शिवरानी देवी। 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 को मृत्यु हो गई थी। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिससे पूरी साहित्य का मार्गदर्शन किया। 8 अक्टूबर 1936 में उनके देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी थी वे सब मानसरोवर शीर्षक के 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। तब हम पिछला पढ़ रहे थे कि खेल कूद के जब हॉस्टल में आया तो भाई साहब ने अंग्रेजी और कितना भी बहुत सारा उनको बताया और लटताड़ दिया। बुद्धि के बारे में बोला कि मेले तमाशे होते हैं, मैं नहीं देखने जाता, तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तो क्रिकेट हॉकी मैच होता है, मैं नहीं देखता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, फिर भी 3 साल एक ही क्लास में पढ़े रहता हूँ और तुम तो उम्र भर एक ही दर्जे में पड़े रहोगे। इससे अच्छा है कि तुम घर चले जाओ, पिताजी की कमाई बेकार में खर्च कर मत करो। तो मैं यह लताड़ सुनकर, मैंने छोटा भाई जो है लेखक लताड़ सुनकर, मैंने डांट फटकार सुनकर आंसू बहाने लगते थे। जवाब, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सच में खेल कूद के आए थे, बहुत गलती उन्होंने किया था। तो भाई साहब, मैं लताड़ कौन सा है, अपराध तो मैंने किया लताड़ कौन सा है, भाई साहब की उपदेश कला में निपुण था। मैंने अपराध तो किया ही था, तो लताड़ तो सहना ही था। भाई साहब तो उपदेश कला में उपदेश देने में बहुत ही अच्छे थे। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने मन, जिस तरह वो मेहनत, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसा ऐसे सुक्ति बाण, मैंने ऐसा मुहावरा कहते कि लेखक के जिगर के टुकड़े हो जाते, मैंने उसके छाती छलनी हो जाता और लेखक का हिम्मत टूट जाती। उनको लगता था कि इस तरह जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति अपने में, मैंने ऐसा शक्ति उनके में नहीं आता था। और थोड़ा दिन में तकलीफ़ हो जाता, मन जो है निराशावादी हो जाता और सोचने लगता कि क्यों नहीं मैं घर चला जाऊं, मतलब इतना मेहनत तो मुझे नहीं होगा। दुखी हो जाते, सोचते मैं क्यों ना घर चला जाऊं और जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी, मैंने जो काम मेरे बूते के बाहर, मैंने मेरे बस के बाहर है, जो काम मेरे वश में नहीं है उस काम में मैं हाथ ही क्यों लगाऊं, उसमें हाथ डालकर अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं। उनको लगता था कि जो काम, ये काम जितना बड़े भाई सब मेहनत करते वो मेरे वश में नहीं है, उससे अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे वश में नहीं है उसे करना बेकार है। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता। मैंने उनको लगता था कि मैं मूर्ख रहूँगा, लेकिन जितना मेहनत भाई साहब करते हैं उतना मेहनत उससे नहीं होता था। उतना मेहनत सोच के ही इसको चक्कर, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद, घंटा 2 घंटा होता था, निराशा के बादल, मैंने मन जो निराश होता था, तकलीफ देता था, वो फट जाते थे। मैंने वो निराशा, मन में जो निराशावादी विचारधारा था, धीरे से ख़त्म हो जाते थे और वो इरादा करते, मन ही मन ये निर्णय करते कि आगे मैं जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट, मैंने तुरंत ही आगे वो बहुत मन लगा के पढ़ने का सोच लेते थे। चटपट मैंने तुरंत एक टाइम टेबल, मैंने समय सारणी पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बना लेते थे, क्योंकि बिना पहले से प्लान बनाए, स्कीम तैयार किए, कोई भी योजना प्लान पहले से तैयार, काम कैसे शुरू करूँ, मैंने कोई भी बिना प्लान के कोई काम तो स्टार्ट होता नहीं है, इसलिए फटाफट एक टाइम टेबल बना लेते थे। उस टाइम टेबल में खेल की जो है मध्य, खेल का जगह बिल्कुल नहीं रहता। प्रातः काल सुबह 6 बजे उठना, 6 बजे उठते थे, हाथ मुंह धोना, मैंने उनका टाइम टेबल में था 6 बजे सुबह के समय 6 बजे उठ जाना, मुंह हाथ धो लेना, नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक इतिहास, 9 से 9:30 तक
इतिहास, फिर भोजन है स्कूल में। सुबह 6 बजे उनको रूटीन में था, 6 बजे उठना, हाथ धो मुँह नाश्ता करके पढ़ने बैठना, 6 से 8 बजे 2 घंटा अंग्रेजी, 8 से 9 बजे गणित, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन, फिर स्कूल। 3:30 बजे फिर जब वो स्कूल से 3:30 बजे वापस होकर आधा घंटा आराम। 3:30 बजे जब स्कूल से वापस होकर आते थे तो आधा घंटा आराम करके 4 से 5 तक भूगोल। 3:30 बजे स्कूल से आना, उसके बाद से आराम, तो आधा घंटा आराम ही करना। 4-5 बजे के बाद ज्योग्राफी पढ़ना, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, मैंने इधर उधर नहीं जाना, हॉस्टल के सामने आधा घंटा घूम लेना। फिर 6, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, मैंने अंग्रेजी निबंध लिखना, अंग्रेजी अनुच्छेद लिखना। फिर भोजन करके 8 से 9 तक एक ट्रांसलेशन करना। 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक फिर अलग अलग विषय। फिर मैंने 11 बजे, इस तरह उनके टाइम टेबल में सुबह का समय भी फिक्स हो गया और शाम का समय भी फिक्स हो गया। लेकिन बात यह है कि आदमी टाइम टेबल तो बना लेता है, लेकिन उस पर अमल करना, मैंने उसको पालन करना, मैंने टाइम टेबल बनाना एक अलग बात है, एक उसको पालन कर, दूसरी बात पहले ही दिन से उसकी अवहेलना, मैंने फर्स्ट दिन से ही उसका तिरस्कार शुरू हो जाता था। मैदान की वह सुखद हरियाली, जैसे ही उनको ग्राउंड दिखता था, ग्राउंड के हरे हरे घास दिखते थे, हवा के हल्के हल्के झोंके दिखते थे, फुटबॉल उछलता कूदता फुटबॉल दिखता था, कबड्डी का दांव दिखता था, कबड्डी वाले, वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती, मुझे अज्ञात, मैंने जिसे न जानते हो, मैंने उनको पता भी नहीं था, जैसे ही वो सब चीज़ें दिखाई देती थी, वो सब चीज़ें उनको समझ में आती थी, और अनिवार्य रूप से मैंने वो जो है नहीं चाहते हुए भी उधर खींचे चले जाते थे। और वहाँ जैसे ही हो जाते थे, ग्राउंड में जाते थे, ये सब चीज़ें उनको नज़र आती थी, तो वो अपनी पढ़ाई को भूल जाते थे। वह जानलेवा टाइम टेबल, वहाँ आँख-फोड़ पुस्तकें किसी की, मैंने जो टाइम टेबल उन्होंने बनाया था, जो जान के लिए खतरा था, यानी उसमें खेल की बिल्कुल जगह नहीं थी, वो आँख फोड़ पुस्तकें मैंने दिन भर पढ़ के आँख फोड़ते, किसी कोई भी याद नहीं रहता। और भाई साहब को नसीहत, मैंने इस तरह उनको कुछ भी याद नहीं रहता, खेलने में लग जाते, उनको समय का पता नहीं चलता, भाई साहब को, बड़े भाई को उनको सलाह और अपमान करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता और आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता। वो क्या करते थे, भाई साहब के पास से भागा करते थे, भाई साहब के पास आना नहीं चाहते थे, उनकी आँखों से दूर, उनकी नज़र से दूर रहने की कोशिश करते थे। कमरे में दबे पाँव आना, मैंने मुहावरा है, मैंने बिना आवाज़ किए आते थे कि उन्हें खबर नहीं हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, मैंने जैसे ही वो देखते थे लगता था कि उनका प्राण निकल गया। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती रहे, नंगी तलवार लटकना मुहावरा है, मतलब हमेशा खतरा महसूस होता था। फिर भी मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में, जब मैंने आदमी क्या है, कितना भी मुसीबत हो, मरना चाहता हो, मरने के करीब हो, फिर भी आदमी को पता रहता है मेरी मृत्यु निश्चित है, हमको मरना है, फिर भी उसको मोह माया का बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियाँ, मैंने लेखक डांट खाता था, घुड़कियाँ मतलब गुस्से भरी बातें सुनता था, फिर भी खेल कूद को इग्नोर नहीं करता, खेल कूद को तिरस्कार नहीं करता था। सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना इम्तिहान मैंने वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। मैंने जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम हुआ, एनुअल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया, और पास ही नहीं हुआ, अपने क्लास में फर्स्ट भी आया। मेरे और उनके बीच, मैंने ऐसे तो उम्र में 5 साल का गैप था, लेकिन क्लास में 3 साल का गैप था। अब इनके और उनके बीच सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया था। छोटे भाई को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बड़ा भाई इतना नसीहत देते थे, फिर भी फेल कर गए, वो पास कर गया कि जी उनको छोटे भाई को जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथे लूँ, आड़े हाथे मने भला बुरा कहना। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, कि आपने तो दिन भर किताबी कीड़ा बन के पढ़ाई किया था, तो तपस्या आपकी कहाँ गई। मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन मुझे देखिए, मैं तो मज़ा करके खेल भी रहा था, अपने क्लास में मैं प्रथम भी आ गया। लेकिन वह इतने दुखी, मैंने लेकिन भाई साहब तो फेल कर गए थे, लगा छोटा भाई को उनको बोले, लताड़े, उनको भला बुरा बात सुनाए, लेकिन भाई साहब इतने दुखी थे, उदास थे कि छोटे भाई को उनसे दिली हमदर्दी हुई
और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद। मैंने इतना दुखी थे कि उनको लगा घाव पर नमक छिड़कना मतलब मुहावरा है, मतलब दुखी व्यक्ति को अधिक दुखी करना। दुखी उनको देखकर छोटा भाई को उनसे हमदर्दी होने लगा और उनको मतलब दुखी और दुख देने का विचार, उनको शर्म लगा कि मेरे भाई तो खुद ही दुखी हैं, उनको क्या मैं दुखी क्यों करूं। अब मुझे अपने ऊपर और छोटा भाई को अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, आत्मसम्मान भी बढ़ा। मैंने खुद को अपने ऊपर घमंड भी हो गया, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। भाई साहब का रौब मुझ पर न रहा। अब जो है ना, भाई साहब को अपने ऊपर तो अभिमान हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। भाई साहब का डर वो जो है ना छोटे भाई पे पहले जो था वो नहीं रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। मैंने आराम से वो खेल कूद में शामिल होने लगे थे, जब चाहे खेलने जाते थे। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैंने सोच रहे थे कि दिल माने अंदर ही अंदर तो अब इसको निर्भय हो गया था ना, क्योंकि फर्स्ट आ गया था तो अंदर ही अंदर खुश था। और दिल उसका अंदर से जो डरते रहता था, डर की भावना ख़त्म हो गई थी। और सोच रहा था कि अगर भाई साहब ने मेरा अपमान किया तो मैं कह दूंगा कि आपने सारा दिन खून जलाया, सारा दिन किताब लेके बैठा, तो कौन सा तीर मार लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। मैं खेलते कूदते खेलता रहा, खेलना कभी छोड़ा नहीं, फिर भी मैं क्लास में फर्स्ट आ गया। ज़बान से हेकड़ी जताने का साहस। ज़बान से हेकड़ी मतलब अपने मुंह से तो अंदर ही अंदर सोच रहा था, लेकिन भाई साहब से कहने का हिम्मत तो नहीं था। फिर भी मेरे रंग ढंग से, लेकिन जो चाल चलन, जो बदलाव, जो चेंजेस छोटे भाई में आ गया था, उससे स्पष्ट हो जा रहा था कि भाई साहब का भय, जो आतंक, जो भय भाई साहब का पहले छोटे भाई पर था, अब बिल्कुल नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। इनके रंग ढंग, इनके न डरने की स्थिति, आज़ादी से खेलने की स्थिति पर को देखते हुए भाई साहब ने जान लिया। भांप लेना मुहावरा है, जान लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। वो तो बहुत सामान्य बुद्धि के थे, लेकिन बहुत तेज थे। और एक दिन जब सुबह का सारा समय लेखक गिल्ली डंडे को भेंट करके सारा सुबह से उठ के सारा समय गिल्ली डंडा खेला और खाना के समय, भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने तलवार खींच ली। तलवार खींचना बहुत गुस्सा होना। भाई साहब बहुत गुस्सा हो गए, मुझ पर टूट पड़े। टूट पड़ना हो गया बहुत सारा बात सुनाए। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया। देख रहा हूँ इस बार तुम पास हो गए, अपने क्लास में फर्स्ट आ गए तो तुम्हारा दिमाग हो गया, सिर चढ़ गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं, तुम्हारी क्या अस्तित्व। कि ये ऐसा सोच रहे हो बहुत घमंड हो गया, तो बड़े बड़े लोगों का भी घमंड नहीं होता। तुम्हारी हस्ती ही क्या है, तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। इतिहास में फिर वो एग्जाम्पल देके बता रहे कि इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। रावण का हाल तुम जानते हो, उसके कौन चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया। रावण का कैरेक्टर में क्या तुम्हें उपदेश मिला, क्या तुम्हें गुण मिला, क्या तुम्हें एडवाइस मिला, क्या तुम्हें ज्ञान मिला। या यूँ ही रावण के कैरेक्टर को यूँ ही पढ़ ले, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। बोल रहा है कि रावण के व्यवहार से तुमने कौन सा संदेश लिया, क्यों ही पढ़ गए, खाली इम्तिहान पास कर लिया, वही बड़ी चीज़ नहीं है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हारी बुद्धि कितनी डेवलप होती है। जो कुछ भी पढ़ो, जो कुछ भी तुम पढ़ते हो उसका अभिप्राय उसका मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। रावण जो था पूरे पृथ्वी, पूरे धरती का स्वामी था। पूरी धरती का जो स्वामी होता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कहते। कि अंग्रेज, उस समय हमारा देश गुलाम था जब ये कहानी लिखी गई है, तो लेखक बोल रहे हैं कि अंग्रेजों का विस्तार राज्य को बहुत बड़ा है, पर इनको चक्रवर्ती नहीं कह सकते। कि कुछ संसार में बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे देश जो हैं अंग्रेजों को गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते। सब देशों पे अंग्रेजों की गुलामी नहीं है, इसलिए अंग्रेजों को चक्रवर्ती नहीं कह सकते। बिल्कुल स्वाधीन है। बहुत से राष्ट्र जो है ना एकदम स्वाधीन। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप। रावण क्या था, सारे पृथ्वी पर उसका अधिकार था। संसार के सभी राजा उसको टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े देवता जो थे, गॉड जो थे, भगवान, बड़े बड़े भगवान उसकी गुलामी करती थे, उसके दास थे। आग और पानी के देवता, मगर उसका अंत क्या हो। सभी तो उसका दास थे, लेकिन वो घमंड था। घमंड में उसके पता नहीं चला सही क्या है गलत क्या है, तो उसका अंत बहुत बुरा हुआ।
घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। मैंने इतना घमंड किया कि रावण को अब कोई खानदान को भी नहीं जानता, कोई उसे चुल्लू भर पानी में, लास्ट में जब मरा उसके खानदान का एक आदमी नहीं बचा जो उसे चुल्लू भर पानी दे। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे। मेरे आदमी बोल रहा है बुरा काम भले करे, लेकिन करना है, गलती से बुरा काम हो भी गया लेकिन अंदर घमंड नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, मैंने अपने आप पे अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान किया और दीन दुनिया, मैंने जो भी घमंड करता है वो दीन से भी जाता है, गरीब भी हो जाता है, दुनिया वाले भी उसे पसंद नहीं करते। इस तरह करके लेखक ने उदाहरण देते हुए, बड़े भाई ने उदाहरण देते हुए अपने छोटे भाई को ये सब समझाया ताकि वो पास हो गया तो घमंड नहीं करे और पढ़ाई को जारी रखे और इसी तरह अच्छा करते रहे। नेक्स्ट मैं कल पढ़ाऊँगी बेटा। धन्यवाद बेटा, थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए।